हेलो क्लास, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 2 सादगी की ओर। कोई यह न समझे कि विलायत के नाच आदि के मेरे प्रयोग में मेरी स्वच्छंदता के युग को सूचित करते हैं। पाठकों को ध्यान से देखने पर उसमें कुछ विचारांश भी मिलेगा। इस पाठ में हमें सादगी से कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताया है। परंतु इस मोह काल में भी कुछ अंश तक मैं सावधान था, पाई पाई का हिसाब रखता। खर्च का अंदाज निश्चित था कि महीने में 15 पाउंड से अधिक खर्च ना हो। बस का किराया और डाक खर्च भी हमेशा लिखता। इसमें बताया गया है कि एक इंसान है जो अपने बारे में बताता है, वो हमेशा जो भी खर्च करता था वो लिखता, हिसाब रखता। जैसे 5 रुपये इसके हुए, 20 रुपये बस का भाड़ा हुआ, वो सब लिखता था। खर्च का अंदाज निश्चित था कि महीने में, मतलब वो हमेशा नक्की करता था महीने से पहले कि इस मंथ में इतना ही खर्चा होना चाहिए। बस का किराया और डाक खर्च भी हमेशा लिखता, मतलब बस में आने जाने का और कहीं पे पोस्ट भेजा हो उसका डाक खर्च, वो भी वो लिखता था। सोने से पहले हमेशा अपनी रोकड़ मिला लेता था। यह आदत अंत तक कायम रही। मैं समझता हूँ कि इसी कारण सार्वजनिक जीवन में मेरे हाथों से लाखों रुपए का उलटफेर होने पर भी मैं किफ़ायत से काम ले पाया। मतलब वो ऐसा बताता है कि हमेशा दिन के एंड में, मतलब आज मेरे पास अगर 50 रुपये हैं तो शाम तक मैंने कितने खर्च किए वो, और मेरे पास कितने बचे वो हो जाना चाहिए। तो वो हमेशा वो रोकड़ मिलाता था। ये आदत उसकी हमेशा की थी, वो हमेशा ऐसे करता था। वो ऐसा समझता है कि इसी आदत से मेरे सार्वजनिक जीवन में, मतलब मेरे जीवन में इसी आदत से मुझे कई बार फायदा हुआ है। जितने आंदोलन मेरी देखरेख में चले उनमें मुझे कोई कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हर एक में कुछ न कुछ बचत ही रही। मतलब इसके अलावा उनके जीवन में कुछ भी आंदोलन या ऐसा कुछ हुआ तो उसमें जो भी खर्च करना पड़ा तो उसे अलग से नहीं करना पड़ा। वो उनमें ज़्यादा खर्च नहीं करते थे। क्या करते थे, जितना उन्होंने महीने का नक्की किया है उतने ही खर्च में वो अपना काम वो उसमें आंदोलन में ले लेते थे, और कुछ न कुछ बचत उससे भी वो करते थे। मैंने खर्च आधा कर डालने का विचार किया। हिसाब को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि गाड़ी भाड़े पर काफ़ी खर्च बैठता था। फिर एक कुटुंब के साथ रहने का कारण कुछ न कुछ खर्च प्रति सप्ताह हो ही जाता है। मतलब वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। एक बार उन्होंने बैठकर सोचा कि खर्च कैसे कम किया जाए। उन्होंने देखा कि अगर मैं ऑफिस जाता हूँ, गाड़ी से जाता हूँ और या तो बस से जाता हूँ, लेकिन उसके गाड़ी भाड़ा या बस भाड़े का जो भी खर्चा होता है वो कम कर सकता हूँ मैं। उसके अलावा कुटुंब के साथ रहने से भी, मतलब अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा खर्च हो ही जाता है जो हम नहीं करना चाहते। लाइक संडेज, अगर संडे आते हैं तो हम क्या करते हैं, घूमने चले गए, बाहर से खाना मंगवा लिया, वैसा। तो वो भी हो जाता था। इसलिए कुटुंब के साथ रहना छोड़कर अलग कमरा लेकर रहने का निश्चय किया। यह तभी तय किया कि काम के अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मोहल्ले में घर लेने चाहिए। उन्होंने क्या नक्की किया, उन्होंने ऐसा नक्की किया कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहूँगा। तो वो अलग कमरा लेकर रहने लगे और अनुभव के अनुसार अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग मोहल्लों में घर रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। घर ऐसी जगह पसंद किया जहां से काम के स्थान पर आधे घंटे में पैदल चलकर पहुंचा जा सके और गाड़ी भाड़ा भी बच जाए। मतलब उन्होंने घर कहाँ रखा, जहां उनका काम का स्थान था, मतलब जहां उनकी ऑफिस थी वहां पर उन्होंने रखा। उन्होंने क्या सोचा, यहाँ से आधे घंटे में मैं अपनी ऑफिस चलकर जा सकता हूँ, तो गाड़ी भाड़ा और बस भाड़ा अब नहीं होगा। इससे पहले आने के लिए तो एक गाड़ी भाड़ा खर्च करना पड़ता, घूमने जाने के लिए अलग वक्त निकालना पड़ता। अब काम से जाने में ही घुमाई का काम भी पूरा होने लगा। मतलब उन्होंने क्या सोचा, घर नज़दीक रखा, फिर वहाँ से जाने का जो खर्च करना पड़ता था वो भी नहीं होगा। अलग घूमने जाने, तो अब चल के जाए और चल के आए तो वैसे भी आने जाने टाइम थोड़ी ऑफिस, तो वो भी घुमाई हो ही जाती थी, मतलब वो घूम लेते थे ऐसे ही। इस योजना की बदौलत 8-10 मील तो मैं सहज ही मैं घूम फिर डालता। विशेषतः इसी आदत के कारण मैं विलायत में शायद ही बीमार पड़ा होऊंगा। मेरे शरीर
मेरा शरीर ठीक कस गया था। मतलब ये जो मैंने घर रखा, इस योजना के कारण मैं रोज़ 8-10 किलोमीटर तो चल ही लेता हूँ और उसके कारण मैं बीमार भी बहुत कम पड़ता हूँ और मेरा शरीर भी कस गया। मतलब मेरा शरीर अब उसकी आदत डाल दी थी शरीर ने चलने का, पर उससे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुँचती थी। कुटुंब के साथ रहना छोड़कर 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए और एक उठने बैठने के लिए। यह परिवर्तन का दूसरा काम था। तीसरा परिवर्तन अभी आगे आने वाला है। उन्होंने क्या किया, 2 कमरे लिए, अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर रहने के लिए गए। उन्होंने 2 कमरे लिए, एक में वो सोते थे और एक में उठते बैठते थे। अब तीसरा मतलब ये परिवर्तन का दूसरा काम था, तीसरा परिवर्तन अभी आगे आने वाला है। इस तरह आधा खर्च बचा, पर समय मैं जानता था कि बैरिस्ट्री की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं बेफिक्र था। पर मेरी कच्ची अंग्रेज़ी मुझे खला करती थी। उनको एक एग्ज़ाम देनी थी बैरिस्ट्री की, तो उसके एग्ज़ाम के लिए उनको पता था कि बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको अंग्रेज़ी कम आती थी, इंग्लिश कम आती थी, तो वो उन्हें हमेशा परेशान किया करती थी कि मुझे इंग्लिश कम आती है। इसीलिए मैंने सोचा बैरिस्टर होने के अतिरिक्त मुझे कुछ और अध्ययन भी करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कोर्स का पता लगाया, कितने ही मित्रों से मिला, देखा कि वहाँ जाने से खर्च बहुत पड़ेगा और पाठ्यक्रम भी बहुत लंबा था। उन्होंने सोचा कि बैरिस्ट्री अगर मैं करता हूँ तो इसके अलावा मुझे और कुछ भी पढ़ना चाहिए। उससे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज में उन्होंने बहुत देखा, कौन कौन से कोर्स है वो पता किया, अपने फ्रेंड्स से बात की, अपने मित्रों से बात की, देखा कि वहाँ जाने से बहुत खर्च, मतलब अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो बहुत खर्च होगा और पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस होता है वो भी बहुत लंबा होता है। मैं 3 वर्ष से ज़्यादा वहाँ रह नहीं सकता था। एक मित्र ने कहा, यदि तुम्हें कोई कठिन ही परीक्षा देनी है तो लंदन की मैट्रिकुलेशन पास कर लो, उसमें परिश्रम काफ़ी करना पड़ेगा किंतु सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा, खर्चा बिल्कुल ना होगा। मतलब उनके एक फ्रेंड ने उनको सलाह दी कि लंदन की मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास कर लो, पर उन्होंने उसको ऐसा भी बोला कि इसमें परिश्रम मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर सामान्य ज्ञान जो है वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है वो बढ़ जाएगा और खर्चा बिल्कुल नहीं होगा, खर्चा कम होगा तो सही। यह राय मुझे पसंद आई, पर परीक्षा की विषय सूची देखकर मैं घबरा गया। उसमें लैटिन और एक दूसरी भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसी होगी, पर उस मित्र ने कहा वकील के लिए लैटिन का बड़ा उपयोग होता है। उनके मित्र ने उनको जो बोला वो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ ये करना चाहिए, पर परीक्षा की विषय सूची देखकर वो बहुत घबरा गए। उनको लगा कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें लैटिन और एक दूसरी भाषा अनिवार्य थी। उन्होंने कभी देखी नहीं थी, वो सीखी नहीं थी, तो उनको ऐसा लगा कि मैं ये कैसे कर लूँगा। तो उनके मित्र ने कहा कि वकील के लिए लैटिन भाषा बहुत उपयोगी है। लैटिन जानने वाले को कानूनी पुस्तकें समझाने में सहूलियत होती है। फिर रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा का ही होता है। लैटिन जान लेने से अंग्रेजी भाषा पर अधिकार बढ़ता है। लैटिन जानने वाले को कानूनी पुस्तकें, मतलब जब कोई वकील होता है तो वो अगर ये भाषा जानता है तो उनको वो भाषा समझने में बहुत अच्छे से वो जल्दी से समझ जाते हैं। और रोमन लॉ की एग्ज़ाम देने के लिए एक प्रश्न पत्र मतलब एक एग्ज़ाम तो उनको लैटिन भाषा में ही देनी होती है। लैटिन जान लेने से अंग्रेजी भाषा पर अधिकार बढ़ता है। मतलब लैटिन की भाषा अगर हम जान लेते हैं तो अंग्रेजी भाषा का जो अधिकार है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये है रोमन अल्फ़ाबेट्स, ये है लैटिन अल्फ़ाबेट्स। मुझ पर इन दलीलों का असर हुआ। मैंने निश्चय किया और एक व्यक्तिगत चलने वाली मैट्रिकुलेशन क्लास में भर्ती हुआ। परीक्षा हर 6ठे महीने होती। मेरे पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। ये सारी बातें उनके फ्रेंड ने उनको बताई तो उनको लगा कि नहीं मुझे यही करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक क्लास चल रही थी व्यक्तिगत मैट्रिकुलेशन की, उसमें वो भर्ती हुए। हर 6 महीने पर उनकी एग्ज़ाम होती थी, तो उनके पास मुश्किल से कितने मंथ थे, 5 ही महीने थे। यह मेरे बूते के बाहर का काम था। नतीजा यह हुआ कि कहाँ तो मैं सभ्य बनने चला था और कहाँ अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया और टाइम टेबल बनाया। यहाँ मेरे बूते के बाहर का था, मतलब मुझे पता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तो भी मैंने वो कर दिया और
एक सभ्य बनने की जगह पर वो एक उत्तम विद्यार्थी बने और एक टाइम टेबल बनाया। एक एक मिनट बचाया, परंतु मेरी बुद्धि और स्मरण शक्ति ऐसी न थी कि दूसरे विषयों के उपरांत लैटिन और फ्रेंच को भी संभाल सकता। इम्तिहान में बैठने पर लैटिन में फेल हो गया। इससे दुख तो हुआ पर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या किया, एक एक मिनट बचाकर उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति, एक एक मिनट बचाया। उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति उतनी नहीं थी कि वो पास हो जाए। दूसरे विषयों के उपरांत लैटिन और फ्रेंच को भी संभाल सकते, मतलब उनके अलावा लैटिन और फ्रेंच के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे। इम्तिहान पर बैठने, एग्ज़ाम आई, एग्ज़ाम में बैठे, लेकिन क्या हुआ, वो लैटिन में फेल हो गए। उस समय उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। लैटिन में मज़ा आने लगा था। सोचा कि फ्रेंच ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय ले लूँगा, रसायन शास्त्र, जिसमें देखता हूँ कि खूब मन लगना चाहिए। प्रयोगों के अभाव में मुझे अच्छा ही न लगा। लैटिन में मज़ा आना, मतलब वो जो भाषा सीख रहे थे उनमें उनको मज़ा आने लगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि लैटिन के साथ साथ फ्रेंच भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय, मतलब विज्ञान के साथ एक और नया विषय ले लूँगा। रसायन शास्त्र, जिसमें देखता हूँ कि खूब मन लगना चाहिए, मतलब उनके प्रयोगों या रसायन शास्त्र का जो विषय था उसमें बहुत मन लगना चाहिए, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये है फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स। देश में यह विषय मेरे पाठ्यक्रम में था, इसलिए लंदन मैट्रिक के अभाव के लिए भी इसी को पसंद किया। इस बार प्रकाश और उष्णता, लाइट एंड हीट को लिया। यह विषय आसान समझा जाता था और मुझे भी आसानी से मालूम हुआ। मतलब देश में यह विषय मेरे पाठ्यक्रम में था। लंदन मैट्रिक के अभाव के लिए इसी को पसंद किया। इस बार जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया था वो कौन सा था, प्रकाश और उष्णता, लाइट एंड हीट। यह विषय आसानी, मतलब ये जो है वो उनको अच्छे से समझ में भी आता था और वो अच्छे से समझ आए वैसा भी विषय था। फिर परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन सहन में और भी सादगी लाने की कोशिश शुरू की। मुझे लगा कि मेरे जीवन में इतनी सादगी नहीं आई है जो मेरे परिवार की गरीबी के अनुकूल हो। भाई साहब की तंगदस्ती और उदारता का ख्याल आते ही मुझे बड़ा कष्ट होता। उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम जो परीक्षा आने वाली थी उनकी तैयारियां शुरू कर दी। उसके साथ साथ उन्होंने जो सादगी से जीवन जीते थे उसके साथ साथ और सादाई से जीना वो शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जितनी सादगी मेरे जीवन में आनी चाहिए उतनी अभी तक आई नहीं है। भाई साहब की तंगदस्ती और उदारता का ख्याल आते ही मुझे बड़ा कष्ट होता। मतलब उन्हें हमेशा उनके भाई की याद आती थी, उनकी उदारता की याद आती थी और उनकी तंगदस्ती, मतलब कम गरीब होना, उनके पास पैसे थोड़े कम थे, तो उनका ख्याल जैसे ही आता था तो उनको बहुत दुख होता था। फिर परीक्षा देने की तैयारी के साथ साथ ही रहन सहन, 10-15 पाउंड मासिक खर्च करने वालों को छात्रवृत्तियां मिलती थी। अपने से अधिक सादगी से रहने वालों को मैं देखता था। तब उन्होंने क्या देखा, परीक्षा की तैयारी के साथ साथ जो कम रहन सहन, जो कम पैसे खर्चते थे 10 और 15 पाउंड, वो मासिक खर्च करने, मतलब उससे कम पैसे जो खर्चते थे उनको क्या मिलती थी, छात्रवृत्तियाँ, मतलब शिष्यवृत्ति राइट मिलता था। अपने अधिक ही सादगी से रहने वालों को मैं देखता था, मतलब मैं जिस सादगी से जीता था उससे कहीं लोग उससे भी कम सादगी से जीते थे और उनको मैं देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थी की काफ़ी तादाद में मेरे संपर्क में आते थे। एक विद्यार्थी लंदन के गरीब मोहल्ले में प्रति सप्ताह 2 शिलिंग देकर एक कोठारी में रहता था और सस्ती कोको की दुकान में 2 पैनी का कोको और रोटी खाकर गुजारा करता था। उन्होंने क्या किया, जो बहुत सादाई से जीते थे, बहुत सादगी से जीते थे, ऐसा एक गरीब विद्यार्थी उनके संपर्क में आया। वो विद्यार्थी क्या करता था, 2 शिलिंग के एक कोठरी, मतलब एक छोटा सा कमरा जिसमें वो रहता था और सस्ती कोको की दुकान में जाकर 2 पैनी का कोको और रोटी खाकर वो अपना गुजारा करता था।
एक स्टव खरीदा और सवेरे का खाना हाथ से पकाने लगा। पकाने में 20 मिनट से अधिक नहीं लगते थे, जो कि दलिया और कोको के लिए पानी उबालने में कितना समय लगता। दोपहर को बाहर कहीं खा लेता था और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ लेता। उन्होंने क्या किया, एक स्टव खरीदा और सवेरे का खाना वो हाथ से पकाते। पकने में 20 मिनट लगते थे और दलिया और कोको के लिए पानी उबालना, मतलब पानी उबालना पड़ता था उसके लिए। दोपहर में वो कहीं बाहर ही खा लेते थे और शाम को कोको बनाकर रोटी के साथ वो खाते थे। उसकी बराबरी करने की तो मेरी हिम्मत ना हुई, पर इतना अवश्य समझा कि मैं 2 के बजाय एक कमरे में ही गुजर कर सकता हूँ और आधी रसोई हाथ से भी पका सकता हूँ। ऐसा करने से मैं 4 या 5 पाउंड मासिक में रह सकता था। उन्होंने क्या सोचा, उनकी बराबरी, मतलब वो जिसके संपर्क में आए थे, उनका जो विद्यार्थी था उनके संपर्क में, वो तो एक ही कोठरी में रहता, एक समय का खाना वो अपने आप बनाता, एक टाइम बाहर खा लेता, रात को ही वो बनाता। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐसी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पर इतना उन्होंने सोचा कि मैं 2 कमरे की जगह पर एक कमरा रख सकता हूँ और उसमें रह सकता हूँ और खाना भी बना सकता हूँ। ऐसा करने से 1 महीने में 4 या 5 पाउंड मासिक मेरे बचते हैं, तो वो बच जाएंगे। सादी रहन सहन संबंधी पुस्तकें भी पढ़ी। 2 कमरे छोड़कर 8 शिलिंग प्रति सप्ताह पर एक कमरा लिया। सादी रहन सहन मतलब सिंपल से जीने, सादगी से जीने वाली जो पुस्तकें आती है उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, वो किताबें भी पढ़ी। 2 कमरे छोड़कर 8 शिलिंग प्रति सप्ताह पर एक कमरा लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, 2 कमरे पहले रखे थे, उसमें से एक को छोड़कर एक ही कमरे में वो रहने लगे। यह 1 शिलिंग में रोज खाना पीना सीख गया। मेरा यह समय अधिक से अधिक पढ़ाई का था। जीवन सादा हो जाने से समय ज़्यादा बचने लगा। दूसरी बार इम्तिहान में बैठने पर पास हो गया। सादाई से जीने वाले जो जीते हैं उनका ये जो समय है वो बहुत सादाई से, जितना उन्होंने सादगी अपने जीवन में लाए उससे भी कहीं सादगी उन्होंने ट्राई किया कि मैं ऐसे जीऊँ, और ऐसे जीने में खाना पीना भी वो सीख गए। ये जो समय था वो मेरा पढ़ाई का समय था। जीवन सिंपल होने से उनका जो समय है वो बहुत बचने लगा। उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की। दूसरी बार इम्तिहान मतलब दूसरी बार परीक्षा में बैठे और वो परीक्षा में वो पास हो गए। पाठक यह न समझे कि सादगी से जीवन में नीरसता आ गई हो। उल्टे इन परिवर्तनों से मेरी भीतर और बाहरी स्थिति में एकता में आई। घर की स्थिति के साथ मेरे रहन सहन का मेल भी सादा हो गया। जीवन अधिक सारयुक्त हो गया। आत्मिक आनंद की सीमा न रही। जो ये लेसन लिख रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि ये जीवन जीने से, सादगी से जीवन जीने से किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके जीवन में नीरस, मतलब कोई जैसे अच्छा ही नहीं लगता, कुछ रस ही नहीं है, वैसा हो गया। उल्टे इन परिवर्तनों से, मतलब ये जो परिवर्तन वो अपनी ज़िंदगी में लाए थे, उस परिवर्तनों से उनका क्या हुआ, बाहर की और उनकी भीतर स्थिति भी एकता में, मतलब एकदम स्थिर हुई। घर की स्थिति के साथ साथ मेरे रहन सहन का भी मेल, मतलब घर की जैसी स्थिति थी उनके रहन सहन से भी मेल हो गया। जीवन अधिक सारयुक्त हो गया। आत्मिक आनंद की सीमा, मतलब अंदर से जो खुशी होती है उसको आत्मिक आनंद कहते हैं। तो उसकी खुशी की भी कोई सीमा नहीं रही। अब हम समझेंगे शब्दार्थ। स्वच्छंदता, बिना बंधन के होना, स्वतंत्र। पाठ्य पुस्तक, कोर्स, परीक्षा आदि के लिए निश्चित की गई पुस्तकें आदि। विचारांश, सोच या तो विचार। मैट्रिकुलेशन, 10वीं कक्षा, मतलब पहले ऐसा था कि उसको मैट्रिक बोलते थे। एसएससी जब पास करते थे तो उसको मैट्रिक बोलते थे। रोकड़, धन या पैसे का हिसाब। अनिवार्य, जिसे हटाया नहीं जा सकता, आवश्यक। मोहजाल, मोह का समय। उद्यमी मतलब परिश्रम। किफायत, कम खर्च करना या तो बचाना। उपरांत, बाद में या तो पश्चात। सार्वजनिक, सामाजिक या तो समाज के संबंधित। रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री।
कुटुंब એટલે પરિવાર, अनुकूल अपने समान साथ देने वाला, योजना तो नियम से बांधना, तंगदस्ती धन का अभाव, हाथ में पैसा न होना, बैरिस्ट्री वकालत, संपर्क तो साथ होना या तो मिलना, कोको तो एक पैर चाय, नीरसता आनंद से रहित, आनंद शून्य अथवा तो रस के बिना। Thank you. This video is presented by Springdale English Medium School, Kadi.